नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, हम लोग लक्ष्मीकांत पॉलिटी की समरी देख रहे थे। समरी में मतलब मैंने इसमें बेस्ट क्वेश्चन लाए हैं यूपीएससी के लिए, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है और उसको डिस्कस भी कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन भी देख रहे हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी देख रहे हैं। खासकर ये वीडियो यूपीएससी के लिए बनाया गया है, लेकिन स्टेट पीसीएस और एसएससी के एग्जाम्स के लिए भी यूज़ हो सकता है। देखिए, इस वीडियो में आपको बताऊंगा जितने भी जो इंडिया की गवर्नमेंट के पास तीन जो अकाउंट होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट, कंटिजेंसी फंड और प्लस इसमें हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, 5 क्वेश्चन लिए हैं इसमें मैंने, लेकिन 5 क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, 2 जरूर, तो इसीलिए कम क्वेश्चन करेंगे और इसमें मैंने हाईलाइट नहीं किया है जैसे कुछ लोगों ने बोला था। देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन है, द ऑथराइजेशन फॉर द विदड्रॉल ऑफ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम। अब आप बताइए कहाँ से आना चाहिए। अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी फंड विड्रॉल करना है, निकालना है वहाँ से फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो वो कौन ऑथराइज करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर? देखिए, इसमें अब इसका आंसर क्या होगा उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे पूरा, अकाउंट्स ऑफ इंडिया पूरा देखेंगे। देखिए, गवर्नमेंट जो इंडिया की है उसमें उसके जितना भी जो फंडिंग होती है, जितनी भी बिलिंग होती है, जो टैक्सेस होते हैं, जो खर्चे होते हैं, सब कुछ 3 अकाउंट मैनेज करते हैं। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या क्या, ये मतलब क्या क्या इसमें इनकमिंग आ रही है, कहाँ कहाँ से फंड आ रहा है, जितने भी रिवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिसीव हो रहे हैं इन द वे ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस कौन कौन से? इनकम टैक्स, सेंट्रल टैक्स और कस्टम टैक्स, और प्लस इसमें जो अदर रिसिप्ट्स आती हैं जो गवर्नमेंट कैसे कलेक्ट करती है जब अपना ये गवर्नमेंट बिजनेस कंडक्ट करती है, उसके टर्म्स में कई सारे अदर रिसिप्ट होती हैं, तो वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आते हैं। जैसे अदर रिसिप्ट कौन कौन सी हैं? जो नॉन टैक्स रिवेन्यू होंगे वो भी सभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होंगे, और ये आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में डिफाइंड है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। प्लस इसमें जितने भी लोन्स गवर्नमेंट लेगी, या तो पब्लिक नोटिफिकेशन से या फिर एक्सटर्नल जो लोन लेगी, वो सभी के सभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आएंगे। प्लस इसमें ट्रेजरी बिल्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं, वो भी वो इंटरनल डेप्ट के फॉर्म में, वो सब भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होते हैं। तो देखिए, अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रिवेन्यू कहाँ कहाँ से, एक देखिए फंड में क्या होगा कि एक जगह से इनकमिंग आएगी, एक जगह से पैसा आएगा और एक जगह से जाएगा। कहाँ कहाँ से रहा है? टैक्सेस प्लस जो अदर रिसिप्ट है, यानी कि जो नॉन टैक्स रिवेन्यू, और प्लस इसमें जितना भी लोन्स है, प्लस ट्रेजरी बिल्स है, ये सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आ रहा है। और जा क्या क्या रहा है? जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्सपेंडिचर है वो सब यहीं से निकाला जाता है। और कोई भी अकाउंट, अगर कोई भी अमाउंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विड्रॉ करना है, गवर्नमेंट को निकालना है, तो बिना पार्लियामेंट की ऑथराइजेशन के ये फंड निकाला नहीं जा सकता है। तो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ये पार्लियामेंट के एक्सपोजर पे है, पार्लियामेंट ऑथराइज करती है कि यहाँ से फंड निकालना है कि नहीं। तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की फाइनल समरी है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में डिफाइंड है। और इसमें इनकमिंग यानी पैसा आता कहाँ कहाँ से? टैक्सेस से आता है, नॉन टैक्सेस से आता है, लोन से आता है, चाहे वो गवर्नमेंट का लोन हो, फॉरेन का लोन हो, चाहे वो गवर्नमेंट जो पब्लिक इशू करके उससे लेती है, इंडिया के लोगों से ले, चाहे वो फॉरेन की गवर्नमेंट से ले, सभी लोन आएंगे इसमें। प्लस जो ट्रेजरी बिल्स, और प्लस इसमें पैसा खर्चा कहाँ का होता है? जितने भी एक्सपेंडिचर हैं गवर्नमेंट के, सभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिए जाते हैं। प्लस इसका फंड इसमें से बिना पार्लियामेंट के ऑथराइजेशन के नहीं लिया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, यानी कि जो विड्रॉल होता है फंड का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, वो कहाँ से आता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से। तो ठीक है, याद। अब दूसरे फंड भी 2 देख लेते हैं। इसमें देखिए, कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें। दूसरा फंड होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और इसको आर्टिकल 267(1) क्लॉज 1 में डिफाइंड है। और देखिए, इसमें यही है कि पार्लियामेंट टाइम टू टाइम एक कंटिजेंसी फंड इस्टेब्लिश कर सकता है, और उसमें कुछ अमाउंट अपने आप पार्लियामेंट जो भी ऐसा लॉ जो डिफाइन किया जाएगा, जो डिटरमाइन किया जाएगा, उसके हिसाब से। कंटिजेंसी में मतलब कुछ ऐसा कि कुछ एकदम से इमरजेंसी पड़ गई, कोई अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर आ गया, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई एकदम से, और गवर्नमेंट के पास कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि इमरजेंसी पड़ गई, तो वो प्रेसिडेंट के एक्सपोजर पे रखा जाता है। वो क्विक मतलब एकदम एक्शन लेने के लिए, तुरंत डिसीजन लेने के लिए गवर्नमेंट ये फंड इस्टेब्लिश किया है, ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया।
और ये प्रेसिडेंट के डिस्पोजल पे होता है, तो ये आप याद रखिए। और ये जो इसका सम होता है, ये इस समय जैसे 500 करोड़ चल रहा है, ये जो सम है ये बदला भी जा सकता है टाइम टू टाइम। और ये प्रेसिडेंट मतलब लेके नहीं घूमता है, प्रेसिडेंट अगर कभी भी कोई ऐसी इमरजेंसी वाली कंडीशन पड़ी तो जो प्रेसिडेंट के अप्रूवल से फाइनेंस सेक्रेटरी निकाल के दे देता है ये। तो ये जो कंटीजेंसी फंड है किस लिए, टू मीट अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर पेंडिंग ऑथराइजेशन ऑफ सच एक्सपेंडिचर बाय पार्लियामेंट बाय लॉ अंडर आर्टिकल 115 और 116। मतलब जो कंटीजेंसी फंड होता है इसमें पहले पैसे, अगर मान लीजिए 500 करोड़ है तो वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल पे पैसा खर्चा कर दिया जाता है, उसके बाद में पार्लियामेंट का उसमें ऑथराइजेशन लिया जाता है। और किस आर्टिकल के तहत, अंडर आर्टिकल 115 और आर्टिकल 116 के तहत। तो ये है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तीसरा जो फंड होता है, तीसरा जो अकाउंट होता है गवर्नमेंट का, वो है पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट में ये डिफाइंड है आर्टिकल 266 क्लॉज 2 में, और प्लस इसमें जितने भी जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो डेप्ट से रिलेटेड, जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं होते हैं, वो सभी इसमें आते हैं पब्लिक अकाउंट में। पब्लिक अकाउंट का मतलब ये कि गवर्नमेंट की ये लाइबिलिटी होती है कि जो भी उसने पैसे लिए हैं वो उसको वापस करने हैं। जो पब्लिक अकाउंट में जैसे ये प्रोविडेंट फंड आ गया, और भी कई सारी चीज़ें, ग्रेचुटी और ये सब चीज़ें, पीएफ, तो ये सब चीज़ें पब्लिक अकाउंट में आते हैं। वो सभी जितने भी डेब्ट्स या डिपॉजिट या एडवांसेस जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं आते हैं। उसके अलावा जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं रिलेटेड रिमिटेंस से और सस्पेंस से, वो सब भी इसमें आ जाते हैं। और प्लस इसमें जो पब्लिक अकाउंट होता है उसको, वो मतलब नॉर्मल रिसिप्ट नहीं होती गवर्नमेंट की। नॉर्मल जो रिसिप्ट है गवर्नमेंट की, जैसे टैक्सेस है, नॉन टैक्सेस है, ये उस वो वाली चीज़ें नहीं है। जो डेब्ट्स है जैसे पीएफ है, ये सब चीज़ें पब्लिक अकाउंट में आती हैं। आर्टिकल 266 क्लॉज 2 में डिफाइंड है। और इसके लिए देखिए, ये इसके लिए पार्लियामेंट्री ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं है पब्लिक अकाउंट से जब पैसा वापस करना होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की एक लायबिलिटी है कि गवर्नमेंट को पीएफ तो देना ही पड़ेगा। जो भी सिटीजन से लिया है वो मनी रिसीव की, तो उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पार्लियामेंट का अप्रूवल लेने की कहाँ पे ज़रूरत है, सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266(1) है, पब्लिक अकाउंट वाला 266(2) है। कंसोलिडेटेड फंड पूरा देख लिया। कंटीजेंसी इमरजेंसी वाला फंड है 266(7)(1), और ये प्रेसिडेंट अप्रूव करता है, बाद में पार्लियामेंट ऑथराइज करती है। और इसके ये किस आर्टिकल, अंडर 115 और 116 के तहत दिया जाता है। तो ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, इसीलिए क्वेश्चन भी हो गया कि जो विड्रॉल ऑफ फंड होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, वो आता है पार्लियामेंट से। और बाकी एक और क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, ये भी एक बार यूपीएससी में आ चुका है कि ऑल द रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बाय वे ऑफ टैक्सेस एंड अदर रिसिप्ट्स फॉर द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस आर क्रेडिटेड टू द। अब बताइए, ये मैंने पूरा समझाया अभी आपको, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जितने भी रेवेन्यू यूनियन गवर्नमेंट को मिल रहे हैं टैक्सेस और अदर रिसिप्ट के फॉर्म में गवर्नमेंट बिजनेस को चलाने के लिए, वो कहाँ पे आएंगे? सीधी सी बात, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही आएंगे। तो इसका सीधा सीधा आंसर हुआ, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ही मेन फंड है। इसी में जो मेन गवर्नमेंट के जो टैक्सेस होते हैं, नॉन टैक्सेस होते हैं, लोन्स होते हैं, वो सब यहीं पे आते हैं। और गवर्नमेंट का जितना भी एक्सपेंडिचर होता है वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, आर्टिकल 266(1). और इसका कैसे ऑथराइज, इसका पैसा निकालते कैसे, इससे पार्लियामेंट का ऑथराइजेशन लेना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन होगा दूसरा। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि मान लीजिए व्हेन द एनुअल बजट इज नॉट पास बाय द लोकसभा, मतलब अगर जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या बजट अगर मान लीजिए लोकसभा से पास नहीं हुआ तो क्या होगा? देखिए, पहला ऑप्शन है बजट को मॉडिफाई करके प्रेजेंट करेंगे, गलत है। दूसरा ऑप्शन है बजट को रिफ़र करेंगे राज्यसभा के लिए, सेशन के लिए। देखिए, जब लोकसभा से पास नहीं हुआ तो कैसे रिफ़र कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज आस्क्ड टू रिजाइन, नहीं, ऐसा नहीं होता है। चौथा ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर सबमिट द रिजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ने अगर रेजिग्नेशन दे दिया तो वैसे भी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी माना जाता है कि उसने भी रिजाइन कर दिया है। इसमें यही ऑप्शन होगा कि अगर मान लीजिए जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो अगर बजट पास नहीं करा पाई तो वो उसको रिजाइन करना पड़ेगा। इसका मतलब है उसकी लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है वो वैसे भी लोकसभा के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका होगा आंसर डी। फिर एक और क्वेश्चन है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे इसमें। पहले हम फंडामेंटल ड्यूटी को ये 42nd अमेंडमेंट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था, पार्ट 4A में आर्टिकल 51A के तहत।
और ये स्वर्ण सिंह कमेटी एक बनी थी, उसकी रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़। देखिए रशिया से प्रेरित होकर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने बनाई थी ये। पहले 10 थी, फिर ये 11 हो गई जब 86 अमेंडमेंट हो गया था 2002 में, जिसने जितने भी पेरेंट हैं इंडिया में या गार्जियन हैं उनको उनके लिए एक ड्यूटी जुड़ दी, जो उनका चाइल्ड होगा वो 6 से लेकर 14 तक उसको जो एजुकेशन या शिक्षा की जो जिम्मेदारी प्रोवाइड कराना वो उनके पेरेंट की जिम्मेदारी है। तो ये एक और ड्यूटी हो गई। इसी के साथ एक फंड इसमें फिर बाद में राइट टू एजुकेशन भी आया था, और एक आर्टिकल 21A में भी राइट टू एजुकेशन ए, और वो फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया था 6 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं। अब क्या हो गया कि डीपीएसपी में 0 से लेकर 6 ईयर तक बच्चे आएंगे, डीपीएसपी यानी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, और प्लस 6 से लेकर 14 तक आएंगे। ये जो 6 से लेकर 14 तक आएंगे उनका मतलब फंडामेंटल राइट है कि उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ अभी हो गई हैं कितनी, 11। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब यही है कि ये एक सिटीजन्स को एक ऑब्लिगेट करती हैं कि वो नेशनल सिम्बल्स की रिस्पेक्ट करें, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करें, हेरिटेज की रिस्पेक्ट करें, ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए कौन वैसे तो जैसे फंडामेंटल अगर अगर आप राइट्स आपके वायलेट हुए तो आप इन्फोर्स कराने के लिए आर्टिकल 36 के तहत ये इसमें जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सॉरी आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिमेडीज होता है, और प्लस आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। लेकिन अगर आपका फंडामेंटल ड्यूटी आप नहीं कर रहे हैं कोई, और इसके लिए कुछ नहीं, इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, प्लस अगर डीपीएसपी का कोई प्रिंसिपल नहीं फॉलो किया गया तो अभी उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। तो दीज आर नॉन जस्टिफिएबल मतलब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी ये दोनों नॉन जस्टिफिएबल हैं, इनको कोई भी कोर्ट इन्फोर्स नहीं कर सकती। ये गवर्नमेंट ऑफ डे के हिसाब से, अगर डीपीएसपी वैसे भी वेलफेयर गवर्नमेंट का प्रिंसिपल है, और अगर गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं तो वो डीपीएसपी के प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। तो इसका कोई लीगल सेंक्शन नहीं है, ना फंडामेंटल ड्यूटी का ना डीपीएसपी का, अगर उनका वायोलेशन नहीं हुआ या फिर नॉन कॉम्प्लायंस हुआ। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये वैसे इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट में भी ये एडेड हैं, जैसे कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। आर्टिकल 51 में है फंडामेंटल ड्यूटी, याद रखिएगा, और पार्ट आर्टिकल 51 में है ये आप याद रख सकते हैं इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़। और ये 11 हैं अभी टोटल। पहली कौन कौन सी ड्यूटी, सबसे पहली है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन और उसके जो आइडियल्स हैं, नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, प्लस जो हमारे नोबल आइडियाज़ हैं जिन्होंने ये मतलब हमको फ्रीडम दी उसको चेरिश करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। आप देखिए इसमें कुछ वो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि इसमें कुछ मैनिपुलेट किया जा सकता है कि अब ये वाले कौन से आइडियाज़, मतलब जैसे हमको फ्रीडम तो मिली है भगत सिंह वाले आइडियाज़ से भी और गांधी जी वाले आइडियाज़ से भी, तो कौन से, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा वेग जरूर है, डिफाइंड नहीं है पूरा फंडामेंटल ड्यूटीज़। तीसरा है कि इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है। फिर चौथा है कि कंट्री को डिफेंड करना है और नेशनल सर्विस देनी है जब भी ऐसा बुलाया जाएगा। फिर है कि कॉमन ब्रदरहुड वाली फीलिंग लानी है, सभी जितने भी इंडिया में लोग रहते हैं, चाहे वो ये कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी लिंग्विस्टिक हो, रीजनल हो, ये सब चीज़ें। प्लस उसमें जो ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो डेरोगेटरी हैं, जो वुमेन की डिग्निटी कोड के लिए डेरोगेटरी, उनको रिनाउंस करना है। जो हमारा रिच हेरिटेज है उसको उसको प्रिजर्व करना है। फिर प्लस जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना है। नेचुरल इन्वायरमेंट में जो फॉरेस्ट है, लेक्स है और ये रिवर्स है, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है। उसके अलावा पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है, वायलेंस से दूर रहना है। उसके अलावा टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स। और प्लस उसके अलावा ये जो लास्ट पे जोड़ दी 86 अमेंडमेंट में कि हर पेरेंट और गार्जियन की जिम्मेदारी कि अपने 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा दिलानी है। तो ये 11 ड्यूटीज़ हैं आर्टिकल 51A के तहत, ये आप याद रख सकते हैं। 86 अमेंडमेंट 2002 में हुआ था, उसमें 11 हो गई, पहले 10 थी। 42nd अमेंडमेंट 1976 में जो आया था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। फिर ये
अब इसमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? देखिए, अगर इसमें अभी हमने 10 पढ़ी तो उसमें से ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ था कि टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, तो यही वाली फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, बाकी सब है। साइंटिफिक टेम्पर को भी डेवलप करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है, और कॉन्स्टिट्यूशन और उसके जो आइडियल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना है। तो इसका आंसर होगा ए। लास्ट क्वेश्चन हो रहा है इसका 5वां कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज और हर अपॉइंटमेंट, इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं कि पहला है कि नीड नॉट नेसेसरली बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज विद इन द 6 मंथ्स, ये वाला होगा। कि दूसरा है कि नीड नॉट नेसेसरली बी एन मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा विद इन 6 मंथ्स। मतलब पहला ये है कि अगर मेंबर नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसको पार्लियामेंट किसी भी हाउस का होना चाहिए, या फिर दूसरा है कि लोकसभा का होना चाहिए, या फिर तीसरा है कि एक हाउस का होना चाहिए, और या फिर वो लोकसभा का होना चाहिए। देखिए, इसमें चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे सीएम हो, जैसे भी योगी आदित्यनाथ भी हैं, वो एमएलए नहीं है वहाँ के, लेकिन वो सीएम बन गए क्योंकि अब उनको 6 महीने के अंदर या तो एमएलए या फिर एमएलसी बनना होगा। वैसे ही प्राइम मिनिस्टर का भी है कि प्राइम मिनिस्टर ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो एमपी हो राज्यसभा का या लोकसभा का, उसको 6 महीने के अंदर राज्यसभा में या फिर लोकसभा में एमपी किसी भी एक हाउस में बनना होता है। तो इसका आंसर होगा ए। तो ये सेकंड पार्ट था, और इसमें मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ और प्लस जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं, पब्लिक अकाउंट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब ऐसे ही देखिए, मैं जो लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक है उसके कई सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए यूपीएससी के लिए, और प्लस इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो देखते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप लाइक करेंगे। जैसे कल के वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिला था, इसीलिए आज मैं सेकंड पार्ट दे रहा हूँ। अगर आपको और आगे चाहिए कि मैं पॉलिटी के धीरे धीरे ऐसे ही पूरे कॉन्सेप्ट खत्म कर डालूँ क्वेश्चंस के तहत, क्वेश्चन में मतलब आपको दिखाऊं कि कैसे क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और एसएससी सीजीएल में भी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा कि अगर आपको लगता है यूज़फुल। अगर आपको थर्ड पार्ट बनवाना है मुझसे, तो कमेंट जरूर करिए कि इसका थर्ड पार्ट आगे करना है, और ये वाला आपको पसंद है कॉन्सेप्ट कि नहीं, कि एक ही वीडियो में चाहे आप 5 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ लेकिन उसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और उसमें जो 2 हमने जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूरा ख़त्म कर लिया, प्लस जो पब्लिक अकाउंट्स है, कंसोलिडेटेड फंड है, तो अकाउंट्स ऑफ इंडिया भी ख़त्म कर लिया, और 5 क्वेश्चन देख लिए, और 2 बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से देख लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा।